बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश में देशव्यापी विजय संकल्प बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। खुद बाइक पर सवार होकर रैली में हुए शामिल। कहा, जवानों के खून का बदला सिर्फ बीजेपी ले सकती है। भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल कर फंसा पाकिस्तान। अमेरिका ने किया जवाब तलब। शर्तों के उल्लंघन पर मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद। सुरजेवाला का सवाल, कब तक चलता रहेगा शहादत का सिलसिला। पाकिस्तान और आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के राशन में जहर मिलाने का प्लान। खुफिया विभाग ने किया अलर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। और कश्मीर में जमात इस्लामी पर कसा शिकंजा। जमात की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। नमस्कार, 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 2 के पंच यानी 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको अब तक की 5 बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं विस्तार से और ग्राउंड जीरो से। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हुए हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे अभिनंदन की। किस तरह से उस बहादुर विंग कमांडर ने पाकिस्तान के F-16 को ढेर किया और वहां से लौटकर सकुशल भारत में मातृभूमि में वापस लौट आए। उसके अलावा हम बात करेंगे F-16 को इस्तेमाल करके उसके इस्तेमाल पर फंस चुका है पाकिस्तान। अमेरिका ने जवाब तलब किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जमात इस्लामी पर कश्मीर के अंदर पाबंदी लगा दी गई है। 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जवानों की शहादत पर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके अलावा भी अगर देखा जाए राजनीति लगातार होने लगी है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हरियाणा सरकार को लगने वाले झटके की। अरावली पर्वत श्रेणी में कंस्ट्रक्शन की अनुमति के लिए बाकायदा विधानसभा में एक अमेंडमेंट लाने पर हरियाणा सरकार से कोर्ट नाराज है। फटकार लगाई और कहा है कि आप ही सुप्रीम नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अभिनंदन की वापसी की। सकुशल भारत में उनकी वापसी हो गई है और पूरे देश में 130 करोड़ जनता के दिलों में एक उत्साह है, खुशी है। और वो जो पल था रात 9 बज के लगभग 24-25 मिनट पे हमने लाइव दिखाया और स्वागत करने का वो एक अंदाज जो भारत में था वो सबने देखा, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा और डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस सेक्टर की स्थिति को भी सुधारें, उसमें नई ताकत लाए, नई गति लाए, नयापन लाए, ये बहुत आवश्यक है। और अब मान के चलिए, हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसको गौर से देखती है। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है। एक बूढ़े लड़ाके के साथ में जो सबसे कमजोर है हमारी तरफ से MiG-21, उसने पाकिस्तान का सबसे बढ़िया लड़ाका F-16 को मार गिराया। लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान ने इसकी हैंडलिंग को किया है कल, वो बड़ी शर्मनाक है। पाकिस्तान ने एक ऐसे ओकेजन को बजाय ग्रेसफुली कंडक्ट करने के लिए बड़ी डिसग्रेसफुली कंडक्ट किया, और जो उन्होंने दर्शाया दुनिया को, वो एक किस्म से कंप्लीटली मॉकरी है और शराड़ है, जिसके लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा होनी चाहिए। ये वीडियो जो है इस माफी का बनाना कंप्लीटली जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। उस वीडियो में साफ तौर पे नजर आता है कि ये वीडियो बड़ी बुरी तरीके से डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, और वो हिंदुस्तान को कंडेम कर रहा है। वही आदमी अगर बाद में हिंदुस्तान अपने देश के खिलाफ बातचीत कर रहा है और मीडिया के खिलाफ बातचीत कर रहा है, साफ तौर पे नजर आता है
कि इस वीडियो को बहुत बुरी तरीके से एडिट किया हुआ है और डॉक्टर किया हुआ है। झूठ की बुनियाद पर ही पाकिस्तान आजकल टिक रहा है, क्योंकि पहले इमरान खान 17 फरवरी को जो बयान देते हैं पुलवामा हमले के ऊपर, वो भी एक स्क्रिप्टेड वीडियो था। उसके लिए भी कितने कट से हम सबको पता है, वो भी स्क्रिप्ट दिया था पाकिस्तान की आर्मी में। अब आप अगर एक हमारे पायलट को पकड़ते हैं, उसको गन पॉइंट के ऊपर आप कुछ भी उससे कहलवाएंगे। अगर पाकिस्तान ये प्रोफेशनल आर्मी वाकई में है, तो फिर आपकी प्रोफेशनलिज्म ये बाकी तरह में आप प्रूव कर सकते हैं दिखा के। आपको हमारे देश से पकड़े हुए इंसान को सेम के मुंह से ही क्यों बुलवाना है कि पाकिस्तान ये प्रोफेशनल आर्मी है? आप इस चीज को बुलवा के क्या सिद्ध करवाना चाहते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है। तो असली में बात क्या है? आर यू ट्राइंग टू स्प्रेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इनटू इंडिया? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे भारतीय लोगों की जो मानसिकता है उसके ऊपर आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार का असर हो? तो ये सारी जो फेक चीजें हैं, झूठी चीजें हैं, यही पाकिस्तान का असली वजूद है। जी हां, ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से जो वीडियो जारी हुए हैं वो बड़े सवालों के घेरे में है, और खास तौर से ये कहलवाना कि हमारी जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो आर्मी है प्रोफेशनल है, ये बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, अगर देखा जाए अभिनंदन पूरे देश ने किया है, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने घंटों इंतजार कराया और उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो अब खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से दोगली नीति रही है और इस बार भी पाकिस्तान ने एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। दरअसल दुनिया के सामने अपनी छवि बचाने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपोगेंडा रचता है, उसकी पोल खुल गई है। अभिनंदन से जो पाकिस्तान ने बात कहलवाई और उसके बाद उस वीडियो में इतने सारे कट मारे गए, ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान में वास्तविक स्थिति क्या है। इमरान खान चाहे कुछ भी कहे, पाकिस्तानी सेना जैसे पहले थी वैसी आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो उनका बात की है, आपने कट की बात की, अगर इमरान खान के आप दोनों जो वीडियो हैं जो जारी हुए हैं, उन्होंने एक बार पहला जो वीडियो था जिस तरह पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, उसके बाद एक और, दोनों में लगभग देखें 18 कट तो एक में उसमें ही है। तो अगर देखा जाए तो वहां पर जिस तरह का ये एक एडिटिंग का सिस्टम है, या वो बात जो सिर्फ जो कहलवाना चाहते हैं वही सामने आ रही है, चाहे वो इमरान खान की बात हो, चाहे वो अगर बात करें अभिनंदन की, तो क्या लगता नहीं है कि आर्मी अभी भी बैक से जो है रिमोट हाथ में लिए बैठी है? बिल्कुल, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में आज भी सरकार आर्मी चला रही है और जिस तरीके से आर्मी जो कहती है वहां की पाकिस्तान की सरकार वही करती है। इमरान खान को लाया इसलिए गया था क्योंकि वो आर्मी के हाथ की कठपुतली थे और कठपुतली को प्रधानमंत्री बनाने के बाद से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। हालांकि इमरान खान दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि सुधारने के लिए नया पाकिस्तान का नारा जरूर देते हैं, लेकिन इस नारे की हकीकत तब खुल जाती है जब इमरान खान के खुद के भाषण में इतने सारे कट लगते हैं। जब एक जाबाज पायलट को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती बुलवाते हैं, उसमें कट लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ना सुधरा था, ना सुधरा है, ना सुधरेगा। लेकिन इस बार भारत भी बदल चुका है और नया भारत है जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाया। और पाकिस्तान में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, निशांत, चाहे हमारे जिस तरह से कल अभिनंदन के आने में लगातार ऐसा लग रहा था कि एक एक पल लोगों को भारी पड़ रहा था, लेकिन घंटों इंतजार करना पड़ा, धड़कनें रुकी हुई थी लोगों की, तो वो क्या एक तरह से अगर देखा जाए, हालांकि आर्मी ने और वायुसेना ने बाकायदा जो पहली ब्रीफिंग की उसमें कहा कि इस डिले को लेकर हमने कोई सवाल नहीं किया, ना हमने पूछा है, लेकिन लोगों के मन में तो उत्सुकता थी कि आखिर पाकिस्तान जताना क्या चाहता था। बिल्कुल, पाकिस्तान साइकोलॉजिकल तौर पर परेशान करना चाहता था और जिस कारण पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और फिर शाम को अभिनंदन जी को भारत को सौंपा गया। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जैसी उसकी फितरत है, उस फितरत के हिसाब से उसने कल भी काम किया। एक अच्छा काम करने जा रहा था पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो सीधे तौर पर बाहर निकलकर सामने आने लगी। सवाल यह बनता है, जिस तरह पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटेजी सामने आई है कि वो बार बार इंडियन मीडिया को टारगेट करता नजर आया। इमरान खान ने बाकायदा अपने एक स्पीच में बाकायदा कहा कि इंडियन मीडिया का जो रोल है वो नेगेटिव रहा।
रहा, उसके अलावा अभिनंदन से भी कहलवाया, उसके अलावा कल जिस तरह से अभिनंदन के आने में घंटों डिले हुआ और हमारे मीडिया का जो उत्साह था या जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं अति उत्साह में वो बदल गया था, उसको लेकर जिस तरह से कई बार ये कह दिया गया वो अंदर एंटर हो गए, यहां पर आ गए, वहां चले गए, मेडिकल हो रहा है और वो अंदर आ चुके हैं, पाकिस्तान ने सौंप दिया, क्या वो भारतीय मीडिया को बेनकाब करना चाहता था या उसकी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं दांव पे लगाना चाहता था? देखिए, भारतीय मीडिया को पाकिस्तान क्या बेनकाब करेगा? भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब कर दिया है। दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात रही, वो पाकिस्तान की सरकार की ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दुनिया जानती है कि वहां लोकतंत्र केवल नाम का है, शासन आर्मी का है। नहीं, बार बार हमारे यहां से ऐलान किया जा रहा था वो अंदर एंटर हो चुके हैं, आ चुके हैं, हम भी खड़े थे लाइव और ब्रेकिंग चलाई थी और वो वहीं के हवाले से था। तो क्या ये स्ट्रेटेजी क्योंकि 3 मौकों पर उसने भारतीय मीडिया को टारगेट करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि मैं जैसा पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान है वहां पर कल उसने एक अच्छा काम किया काफी लंबे समय के बाद, लेकिन वहां भी साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेटजी चली जिससे कि पूरे भारतवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को लगातार बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं F-16 पर फंसने वाले पाकिस्तान की। अमेरिका ने जवाब तलब किया क्योंकि F-16 जो है वो अमेरिका का विमान है, उसी की प्रोडक्ट है, उन्होंने ही उसको वहां से अगर दिया था, खरीदा गया वहां से था। तो अब अमेरिका ने यह सवाल किया है कि आपने किस तरह से उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी है जो उसकी प्रोडक्ट है अगर उसका कहीं दुरुपयोग होता है या उसका कहीं भी इस्तेमाल वो करते हैं तो जवाब जरूर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। इस पर हमारे साथ तरुण शर्मा रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे क्या उनके पास जानकारी है। तरुण, F-16 पर लगातार झूठ बोलने वाला पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं फिर एक नए विवाद में घिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल आजाद जी, जिस तरीके से जो है F-16 विमान को लेकर अमेरिका ने साफ शब्दों में किया है कि F-16 का इस्तेमाल जो है आप अपने बचाव के लिए कर सकते हैं, ना कि सैन्य कार्रवाई के लिए, क्योंकि F-16 जो लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान को जो है अमेरिका ने ही दिया है। ऐसे में विमान का इस्तेमाल अमेरिका के साथ जो उनके नियम थे, जो संधि हुई थी, उसके मुताबिक ये है कि इस विमान का इस्तेमाल जो है आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, किसी हमले के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया है और पाकिस्तान जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तरुण, जिस तरह से पहले अमेरिका से पहले यानी पाकिस्तान का पहला जो स्टेटमेंट था उसने कहा कि हमने तो F-16 जो है इस्तेमाल ही नहीं किया है, एक झूठ था उसका। दूसरा झूठ फिर यह आया कि हमने वहां पर खाली जगह पे कार्रवाई की है, जब उसका प्लेन गिर गया हमने हमारी आर्मी ने उसके सबूत दे दिए और इंटरनेशनली वो बेनकाब हो गया, उसका झूठ पकड़ा गया। अब अगर देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा रास्ते बचे नहीं है, यानी उसकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लगातार दांव पर लगती जा रही है। बिल्कुल आजाद जी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से पहले उसने मना किया था, उसके बाद जो है जब भारतीय सेना ने सबूत दिए तो उसके बाद सारा ही जो है दुनिया के सामने उनका झूठ बेखनाब हो गया है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा की है और अमेरिका ने पाकिस्तान से जवाब तलब किया है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उसने F-16 विमान का इस्तेमाल किया। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान पे जो है इंटरनेशनल दबाव भी बनेगा और जब इस पे डिप्लोमेट तरीके से बातचीत होगी तो पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार झूठ बोलता आ रहा था उसका एक और चेहरा भी बेनकाब होगा। यानी जिस तरह से हथियारों का दुरुपयोग करने को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और खास तौर से ऐसे में जबकि शांति की बात पूरी दुनिया करती है और अमेरिका ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा रास्ते बचते नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि अब जब बताया जा रहा है कि अब से तकरीबन 1 महीने बाद एक विश्व स्तर पर डिप्लोमेट तरीके से बातचीत होगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जब इसे रखा जाएगा तो पाकिस्तान को अब ये देखना होगा कि वो अपने झूठों को किस तरह बचाता है, क्योंकि इसकी भारत ने भी कड़े शब्दों में निंदा की थी और पहले पाकिस्तान ने मना किया था कि उन्होंने कोई भी F-16 विमान का जो है इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जब भारतीय सेना ने, वायु सेना ने जब पूरे सबूत दिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब इसे रखा जाएगा और अमेरिका जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को ये F-16 विमान दिया है और उसमें साफ शब्दों में जो उनकी संधि है उसमें लिखा हुआ है कि ये विमान का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा, आप नजर बनाए रखें। और पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है। आप देखें पिछले कई साल से तो खासतौर से उसके खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई है, चाहे ओसामा बिन लादेन वाली कार्रवाई हो, चाहे ये हो, ये लगातार उसकी जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करते हैं। पुलवामा अटैक के बाद और इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद जमात इस्लामी पर
बैन लगा दिया है जम्मू कश्मीर में। हालांकि इससे पहले भी बैन लगा था। सनम एजाज को हम अपने साथ जोड़ेंगे और जानकारी लेंगे श्रीनगर से कि उनके पास लेटेस्ट जानकारी क्या है। सनम, जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया है, किस तरह से, क्या आपके पास अपडेट है इसकी? देखिए, बिल्कुल खालिद भाई, परसों जो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर में जमात इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया गया है, 5 सालों के लिए बैन किया गया है। और उसके साथ ही कश्मीर में जितने भी जो जमात इस्लामी के कार्यकर्ता थे या दूसरे लोग थे, यूं तो उनसे पहले ही उनको गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन छापामारी और गिरफ्तारी का सिलसिला उसके बाद ज्यादा बढ़ गया। और जितने भी जमात इस्लामी के नेता हैं, उनकी लीडरशिप है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, ब्लॉक लेवल की हो या मोहल्ला लेवल की हो, जहां की वो लीडरशिप थी, उनके घरों पे छापे पड़ना शुरू हुए, गिरफ्तारियां शुरू हुई। और जमात इस्लामी के साथ रिलेटेड जितने भी एसेट्स थे उनको सील किया जाने लगा। और एक अंदाजा है, अभी तक ऑफिशियल फिगर तो नहीं आई, लेकिन अंदाजा है कि करीबन 50 करोड़ रुपए के जो साथे हैं, इनके एसेट्स थे, उनको जब्त किया जा चुका है। और ये सिलसिला जारी है। एक तरफ ये सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ खुद जमात इस्लामी और कश्मीर के कुछ जो लोग हैं या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनका ये भी मानना है कि जमात इस्लामी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो बैन लगी गई है, पाबंदी लगी गई है, इसका वो विरोध करें। और इस चीज को लेकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों जमातों ने जहां विरोध दर्ज किया है, वहीं खुद जमात इस्लामी हल्कों का भी मानना है कि ये इसकी उन्होंने इस ऑर्डर को वो मानने, इसके विरोध वो कर रहे हैं। यानी सनम, अगर देखा जाए जमात इस्लामी पे जो बैन लगा है सुरक्षा की दृष्टि से अगर भारत ने लगाया, तो क्या वहां पर इस पर राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, राजनीति को शुरू होना तो पहले से एक्सपेक्ट था इसमें, क्योंकि जिस तरह दूसरी जमातें, खासतौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 2 जमातें इसको आरएसएस या दूसरे जो संगठन है उनके साथ जोड़ते हुए, बजरंग दल या दूसरे शिवसेना के साथ जोड़ते हुए ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी जहां तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनकी उनका जो करता है वो भी कुछ देश विरोधी। यानी भारत अब बिल्कुल कार्रवाई के मूड में है। कोई भी ऐसी जहां पर शक की गुंजाइश है, लगभग 70 अकाउंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं फ्रीज करने की बात की जा रही है और कार्रवाई सख्त की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस शर्मनाक राजनीति की। बिल्कुल शर्मनाक राजनीति की बात करते हैं जहां पर अब शहादत पर, देश की सुरक्षा पर भी राजनीति होती नजर आ रही है। कोई एक पार्टी उसमें शामिल नहीं है, लगभग हर पार्टी का चेहरा इसी तरह का सामने आ रहा है। और इसमें अगर देखा जाए, रवि श्रीवास्तव से हम बात करेंगे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है। कल चूंकि वहां पर एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, तो उन्होंने सवाल किया ये आखिर कब तक होगा। अकेले रणदीप सुरजेवाला नहीं है, ममता बनर्जी पूछ रही है कि वहां पर सीमा के पार कितने आतंकी मारे गए, आप गिनती बताइए। उधर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जब प्रिंस अब्दुल्ला आते हैं तो आप रिसीव करने जाते हैं। पीएम मोदी पर सवाल उन्होंने किया है, और जब अभिनंदन आए तो आप रिसीव करने नहीं गए। यानी राजनीति की पराकाष्ठा है। और कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं, यानी बीजेपी को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं और हमको रोका जा रहा है। रवि, कैसा लगता है, इस मामले पे भी राजनीति होनी चाहिए क्या? देखिए, हालांकि मामले पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञ है तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। हम पत्रकार हैं, हमारा काम सवाल उठाना है। कोई अगर दुकानदार है, उसका काम सामान खरीदना और बेचना है। तो राजनीतिज्ञ है तो रवि, जब हालात खराब होते हैं दुकानदार भी सोच लेते हैं कि अब बिजनेस हो ना हो, लेकिन पहले समाज है। पत्रकार भी, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने पिछले 5 दिन से कोई खबर नहीं चलाई, लेकिन राजनीति को तो नहीं लग रहा ना कि वो लगातार गठबंधन भी कर रहे हैं, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लगातार सवाल भी कर रहे हैं, लगातार सरकार को भी घेर रहे हैं, सेना पर भी। और बल्कि अगर देखा जाए, कल कुछ वीडियोज ऐसे आए हैं जिसमें जो आर्मी की जो विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके परिवार से जुड़े वो लोग अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम इस मामले में तो राजनीति मत कीजिए ना। देखिए, इसमें 2 पहलू है। आप कह रहे हैं राजनीतिक मत करिए, आप मीडिया पे कह रहे हैं कि हमने खबर नहीं चलाई। जी हां, हम भी मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए, अभिनंदन की वापसी के लिए खूब मीडिया कवरेज मिली, लेकिन इसके अलावा जो पायलट शहीद हुए हैं उनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, मैं ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर ममता बनर्जी के आप बयान को देखें और जिस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है वो अलग है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो देश जानना चाहता है कि जो शहीदों, जो हमारे जाबाज सिपाहियों ने, हमारे जाबाज पायलटों ने पाकिस्तान में बमबारी की, उसमें पाकिस्तान को नुकसान कितना हुआ। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कोई कह रहा है 300 मर गए, कोई कह रहा है 400 मर गए, कोई कह रहा है 500 खबर है। तो ऐसे में उन्होंने पूछ लिया, क्लियर कर दिया कि नंबर नहीं है हमारे पास। अब इसमें क्या सवाल बचता है? आर्मी का स्टैंड है। लेकिन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा इस पर सुन लेते हैं। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत।
मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत, सरहद मजबूत होगी तो बूथ रहेगा, देश मजबूत होगा तो बूथ रहेगा, सरहद और मुल्क रहेगा तो ओवैसी रहेगा, बूथ मजबूत होगा तो फिर देश कहां रहेगा। हिंदुस्तान में अमन रहेगा, बूथ मजबूत रहेगा, गाय के नाम पर दलित और मुसलमान को मारना बंद हो जाएगा तो बूथ अच्छा होगा। मगर ये उल्टा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं मजबूत, देश कुछ नहीं। रवि श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति हो रही है। बयान सुन लीजिए, ममता बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या सुरजेवाला हो, या खुद अगर सत्ताधारी दल को भी कहा जाए तो सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं कि वो बूथ को लेकर जो बात हो रही है, मौका ही क्यों दिया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा सरकार ने उत्साह में 27 फरवरी को एक कानून अपने विधानसभा में लाकर पास किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसको बदलाव करने की कोशिश की अरावली पर्वतमाला को लेकर। हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर पूनिया जुड़ गए, उनसे जानकारी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि आप ही सब कुछ नहीं है। अगर देखा जाए पर्यावरण को लेकर एक बड़ा डिसीजन है और हरियाणा सरकार के फैसले सवालों के दायरे में आ रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे अरावली पहाड़ियों लुप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फिर कहा कि नया कानून लागू करने की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर निर्माण की अनुमति देता है। और इसके साथ साथ जहाँ पे विधानसभा में ये बिल पास करने की बात कर रहे थे, वहां पर विपक्ष ने इसका कटाक्ष भी किया है। जहाँ पे इतना ही नहीं, कोर्ट ने नाराजगी भरे अंदाज में यह भी कहा कि वाकई हैरान करने वाला है कि आप जंगल को नष्ट कर रहे हैं, यह अनुमन्य नहीं है। यानी चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो जो पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता है, पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है और अगर देखा जाए एनजीटी भी लगातार इसको लेकर गंभीर है। ऐसे में आरोप यह लग रहा है कि जो हरियाणा सरकार है वो अपने चहेतों को कहीं ना कहीं वहां पर बसाने के लिए या उसका फायदा देने के लिए इस पर्वतमाला को कहीं ना कहीं खत्म करने की ऐसी कोशिश करी है, ऐसा आरोप। हालांकि विधानसभा में जब इसको पास किया गया तो कई दलों ने इसका विरोध भी किया, बावजूद इसको पास कर लिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी और कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन के चलते राजस्थान अरावली क्षेत्र से 31 पहाड़ियों पर विलुप्त होने पर हैरानी जाहिर की थी। तो उसके बावजूद भी जब विधानसभा के अंदर ये बिल पास कराने की बात करें तो विपक्ष ने इसका कटाक्ष किया और विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा था सरकार की, जो सरकार के चहते नुमाइंदे हैं उनके साथ सरकार ये मिलकर ये अपना काम कर रही है। यानी जिस तरह से वहां पिछली सरकारों पर आरोप लगे कि चहेतों के नाम पर बंदरबाट की गई है, जमीनों की, प्लॉटों की, और कहीं ना कहीं खेल चलता रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा खेल अभी भी चल रहा हो जो आरोप पहले थे वो इस सरकार पर भी लग रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा में ये बिल पास कराने की मांग रहे विपक्ष तो इसका निशाना साध रहा था, पर वहां पे विधानसभा में इसको लेकर काफी बहस चली। पर यहाँ पे सरकार, हरियाणा सरकार ये कह रही है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका उल्लंघन किया, भी ये अपने चहेतों के लिए ये काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली के प्रदूषण को भी काफी बढ़ावा मिल सकता है। अगर पहाड़ियां ऐसा होगा तो दिल्ली के लिए भी काफी दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन गंभीर बात यही है कि जो माउंटेन्स हैं या पहाड़ियां हैं, जो वहां का जंगल है या जहां वहां पे एक नेचुरल जो एक तरह से पर्यावरण को लेकर चीजें जरूरी हैं उसको खत्म किया जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता के बाद क्या लग रहा है सरकार का स्टैंड कोई सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए मगर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए दिल्ली लाखों लोगों के, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली लाखों लोगों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि पहाड़ियों का साफ होते ही जनता पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण सत्र की एक वजह है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर पुनिया। यानी आज 2 के पंच में हमने देश की तमाम वो खबरों को लेने की कोशिश की है जो अब तक बड़ी हैं और ये कोशिश की है कि आप तक वो जानकारी पहुंचाई जा सके। लेकिन राजनीति का रूप आपने देखा कि राजनीतिक जो है किसी भी मामले पर खामोश बैठने को तैयार नहीं है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो शहीदों की शहादत हो। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। रवि श्रीवास्तव भी कह रहे थे कि जो शहीद हो गए हैं, जो जवान हमारे चले गए, उनकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको अपनी जबान से शहीद कह रहे हैं, हमारे दिल में भी उनकी शहादत है, लेकिन सरकार ने भी उनको अभी तक शहादत का या शहीदों का दर्जा नहीं दिया, ऐसी भी खबर है। और खासतौर से हरियाणा सरकार का जो स्टैंड है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में, क्योंकि यही हरियाणा सरकार वाड्रा को लेकर सवाल करती
करती थी कि जमीनों की बंदरबाट हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड के बाद या इस फटकार के बाद यह लगने लगा है कि सरकारें जरूर बदल जाती हैं लेकिन राजनीतिक लोगों की मंशा नहीं बदलती है। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।